अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर हमारा ये 14 होगा, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे हज़रत महल के बारे में, ठीक है। और ये कहानी पढ़ने से पहले जो है हम इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं, उसके बाद हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला अल्फाज है तुगरा, है ना, यानी ख़त तहरीर की एक किस्म होता है जो हुकूमत की निशानी होती है ना। हुकूमत का साइन, सिग्नेचर या सिंबल कुछ भी ऐसा रहे तो वो क्या कहलाता है, तुगरा, है ना। नस्ब करना यानी लगाना, गाड़ना, ठीक है। नस्ब करना यानी गाड़ना, लगा देना, नस्ब कर देना। मुजस्सिमा यानी कि बुत, है ना। मुजस्सिमा याद होगा आप लोगों को, याद आसानी से कर सकते, नहीं भी याद होगा तो। अव्वलुल अज़्म यानी हिम्मत, है ना, बुलंद हौसला। हिम्मत अव्वलुल अज़्म यानी कि अज़्म करने वाला, यानी कि ऐसे याद करने के लिए मैं बता रही कि अज़्म यानी कि पुख्ता मतलब इरादे वाला, है ना। अज़्म कर लिया उसने कि ये करके ही रहेगा, है ना। हिम्मत है उसके अंदर, क्योंकि अज़्म क्यों किया है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हिम्मत है ना, हौसला है, इस वजह से। अर्ज़ क्या है, ज़मीन। अर्ज़ का मतलब ज़मीन। अर्ज़ हिंद यानी हिंदुस्तान की ज़मीन, है ना। अर्ज़ हिंद यानी कि हिंदुस्तान की ज़मीन, ये याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। जबर इस्तबदाद यानी जुल्म सितम। जबर यानी जबर से ही जुल्म बन रहा है ना, इस्तबदाद यानी जुल्म सितम। जिला वतनी होना यानी देश से निकाल देना, दूर देश भेजा जाना, मुल्क बदर किया जाना, मुल्क बदर किया जाना, है ना। अय्याश का मतलब होगा ऐश पसंद, है ना। अय्याश यानी ऐश करना, ऐश मौज करने वाला, है ना। माजूल यानी कि जिसे बरतरफ कर दिया गया, है ना, जिसका मनसब जो है छीन लिया गया, अहदा छीन लेना, पोजीशन पे कोई है उसको निकाल देना, हटा देना, है ना। कमसिन यानी कम उम्र, कमसिन यानी कम उम्र। अलम यानी झंडा, निशान, परचम। तख्त नशीनी यानी तख्त पर बैठना, है ना। बादशाह होना, तख्त नशीनी होना यानी तख्त ताज पहनाना, है ना। तदब्बुर यानी सूझबूझ, होशियारी, है ना। तदब्बिर यानी सूझबूझ, होशियारी। मौरका यानी लड़ाई, मौरका यानी लड़ाई। बहुत ध्यान से जो है इसको देखना है और याद करते हुए चलना है, अपने मन ही मन दोहराते जाना है ताकि जो है याद हो जाए, वरना बहुत सारे अल्फाज मायने हैं और याद नहीं होगा अगर तो फिर कहानी जो है समझ में नहीं आएगी, है ना। शुजात यानी बहादुरी, है ना। शुजात बहादुरी, हिम्मत, शुजात ऐसे याद रखना है आपको, हिम्मत के साथ शुजात याद रखना है ना, बहादुरी। खलात यानी खुसूसी लिबास, है ना, ख़ास लिबास, है ना, पोशाक, कपड़ा। बादशाह या अमीर की तरफ से दिया जो जाता है वो कपड़ा क्या कहलाता है, खलात। मलबूस ख़ास यानी ख़ास लिबास कोई। मलबूस यानी कि कपड़ा होता है ना। और मलबूस खास यानी कोई खास कपड़ा, है ना। सरफरोश होना यानी जान हथेली पर रखने वाला, सरफरोश यानी जान हथेली पर रखने वाला। मुस्तहकिम यानी मजबूत, पायदार, मुस्तहकिम होना है ना, मजबूत होना, है ना, पायदार होना। लश्कर जर्रार यानी बड़ी फ़ौज को कहेंगे, लश्कर यानी फ़ौज होता है और जर्रार से याद रखना है, बड़ा फ़ौज जो है वो क्या कहलाएगा, लश्कर जर्रार। महाज यानी मुकाबले की जो जगह है जहाँ पर लड़ाई की जाती है ना, लड़ाई का जो मैदान है, जंग का मैदान जिसको हम कहेंगे वो क्या कहलाएगा, महाज। इसके बाद है पसपाई यानी पीछे चला जाना, है ना, पीछे हटना, हार जाना। पसपाई यानी पसपाई से याद रखना है पीछे हटना। मंजरी से याद रखना है जासूसी, है ना, टोह में रहना, है ना, किसी की टोह में रहना, किसी की जासूसी करना, मंजरी, है ना। असलाह, असलाह यानी कि हथियार, असलाहा यानी हथियार। मुदाफ़ियत यानी दफ़ा करना, बचाव। मुदाफ़ियत फिर मुदाफ़ियत से ही दफ़ा निकल रहा है ना। दाल अलीफ फ़े दिख रहा है इसमें, दाल अलीफ फ़े दफ़ा और ऐन भी है ना। दफ़ा, मुदाफ़ियत, बचाव करना। इस्लाह यानी हथियार। फ़रूदगाह यानी गाह यानी कि मतलब जगह होता है ऐसे, गाह यानी जगह, फ़रूदगाह यानी ठहरने की जगह। तरजीह देना किसी को यानी बरतर समझना, किसी को फ़ौक़ियत देना, किसी को मतलब इम्पोर्टेंस देना। एहतराम, शाहना, शाहाना यानी कि शाही मर्तबे के मुताबिक जो है एहतराम किया जाएगा, यानी कि जो शाही ख़ानदान को जो है जैसी इज़्ज़त दी जाती है ना, तो वैसा ही इज़्ज़त यानी कि मिलेगी। अब्दी आरामगाह यानी कि आखिरी आरामगाह, यानी कि उससे क्या मुराद है, कब्र। अब्दी आरामगाह यानी कि ज़िंदगी भर के लिए, मतलब मरने, ज़िंदगी के बाद जो है हमेशा के लिए जो आराम करने की जो जगह है वो जगह, यानी कि कब्र।
तो एक मर्तबा और जो है हम ये सारे अल्फाज को पढ़ लेते हैं ताकि हमारे जहन में जो है ना बैठ जानी चाहिए चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हम पहली मर्तबा आज पढ़ रहे हैं, और अगर वो हमें याद नहीं होंगे, माइंड में हम कैच नहीं कर पाएंगे उसको, तो हम कहानी में जो है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो पहला अल्फाज है तुगरा, यानी खत तहरीर की जो है एक किस्म है ना, यानी हुकूमत की जो निशानी होगी हम उसको ही याद रख लेंगे, वो क्या है, तुगरा है ना। लिखावट के तौर पर जो निशानी होती है हुकूमत की वो तुगरा। नस्ब कर देना होता है, यानी लगा देना, नस्ब कर देना, गाड़ देना है ना ज़मीन में। मुजस्सिमा यानी बुत है ना, मुजस्सिमा से ही बन रहा है कि जिस्म की तरह जो है, जो बना हुआ रहेगा इंसानी जिस्म की तरह, वो क्या कहलाता है, बुत। अव्वलुल अज़्म है ना, हिम्मत वाला, यानी कि बुलंद हौसले वाला। अव्वलुल अज़्म यानी अज़्म जिसका मजबूत हो, है ना, जिसने अज़्म कर लिया हो, जिसने पुख्ता इरादा कर लिया, हिम्मत कर लिया, जिसमें है क्या हो, हौसला हो, है ना। अर्ज़ यानी ज़मीन है ना, अर्ज़ यानी ज़मीन, हम इसको याद करेंगे अर्ज़ हिंद, यानी कि हिंदुस्तान की ज़मीन है ना। जबरो इस्तबदाद यानी जुल्म सितम, हाँ, जबरो इस्तबदाद यानी जब्र करना, यानी जुल्म करना। जिला वतनी कर देना, यानी देश से निकाल देना, दूर देश भेज देना, मुल्क बदर किया जाना। अय्याश यानी कि ऐश है, अय्याश यानी कि ऐश पसंद। माजूल यानी जिसे बरतरफ कर दिया गया हो, जिसका मनसब जो है छीन लिया गया हो। माजूल यानी कि जिसको निकाल दिया होगा, जिसको ओहदे से निकाल करके क्या कर दिया हो, उसे भेज दिया गया हो। कमसिन यानी कम उम्र, कमसिन यानी कम उम्र। इल्म यानी कि झंडा, निशान, परचम। इल्म यानी कि झंडा, निशान, परचम। तख्त नशीनी करना यानी तख्त पर बैठाना, बादशाहत देना। उसके बाद है तदबीर यानी कि तदब्बुर यानी सूझबूझ है ना, होशियारी। तदब्बुर यानी सूझबूझ, होशियारी। मौरका यानी लड़ाई। शुजात यानी बहादुरी है ना, बहादुरी, शुजात, ऐसे याद रखना है। खलअत यानी खुसूसी लिबास है ना, ख़ास लिबास, पोशाक। लिबास को ही पोशाक भी बोला जाता है। बादशाह या अमीर की तरफ से जो है जो लिबास दिया जाता है वो क्या है, खलत। मलबूस ख़ास यानी मलबूस का मतलब क्या होता है, लिबास, और ख़ास का मतलब हो गया ख़ास, यानी ख़ास लिबास, ख़ास कपड़ा है ना। सरफरोश यानी जान हथेली पर रखने वाला। हाँ, सरफरोश होना यानी जान को हथेली पर रखना और जान को, अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है काम करना। मुस्तहकिम होना यानी मजबूत होना, अपने इरादे में पक्का होना, मजबूत होना, पायदार। लश्कर जर्रार यानी लश्कर का मतलब फ़ौज होता है, जर्रार यानी बड़ा फ़ौज, बड़ी सी फ़ौज। महाज यानी लड़ाई का जो जगह होता है, मैदान होता है, मुकाबले की जो जगह होती है, जंग का जो मैदान है वो क्या कहलाएगा, महाज। तो आप लोगों को ये अल्फाज मैंने याद करते हुए भी ध्यान में रखते हुए चलना है ताकि जो है कहानी समझ में आए। इसके आगे है पसपाई होगा, यानी पीछे चला जाना। पसपाई जो है पीछे चले जाना, पीछे हटना, हार जाना है ना, पे से बन रहा है, पीछे हटना, पीछे चला जाना। पसपाई याद रखना है। मंजरी से यानी जासूसी याद रखना है। जीम से जो है हमें याद रखना है क्या है, मंजरी यानी जासूसी, टोह में रहना। ठीक है। असलाह यानी हथियार, असलाह यानी हथियार। मुदाफ़ियत यानी दफ़ा हो जाना, इसी से निकल रहा है ना, बताया था मैंने। दाल है, अलीफ है, फे और एन है ना। तो दफ़ा यानी दफ़ा करना यानी बचाव। फरूदगाह, गाह यानी रहने की जगह होती है, फरूदगाह या ठहरने की जगह। तरजीह देना किसी को यानी बरतर समझना, फ़ौक़ियत देना। एहतराम में शाहाना करना, यानी शाही मर्तबे के मुताबिक एहतराम करना है ना। इज़्ज़त करना, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करना, शाही इज़्ज़त करना। अब्दी आरामगाह यानी कि आखिरी आरामगाह, यानी कि कब्र। ठीक है, यानी जहाँ पर इंसान हमेशा के लिए क्या होता है, आराम की नींद सो जाता है। इसके बाद अब हम जो है क्या करेंगे, कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं ताकि हम इसे याद, अगर आप लोगों को नहीं भी हुआ होगा तो एक मरतबा और आप यहाँ तक के वीडियो देख लें ताकि ध्यान में आपके। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। लखनऊ में गोमती के किनारे एक हरा भरा पार्क है जिसे क्या कहा जाता है, हज़रत महल पार्क। ठीक है, गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ में एक कौन सा पार्क है, हज़रत महल पार्क के नाम से पार्क मौजूद है। अंग्रेज़ों ने इस मुकाम को अपनी फ़तह की यादगार करार देते हुए विक्टोरिया पार्क कहा था। अंग्रेज़ ने जो है इस पार्क को क्या नाम दिया था, और अपनी फ़तह यानी कोई जंग जीती होगी उन लोगों ने, तो उसी के ऊपर जो है इन लोगों ने ये विक्टोरिया पार्क बनाया था और नाम क्या रखा था, विक्टोरिया पार्क। और जिस जगह संगे मरमर के गुंबद के नीचे
अवध की सल्तनत का तुगरा निस्ब है ना, संगमरमर का जो गुंबद बना हुआ है जहाँ पर, वो क्या है, अवध की सल्तनत का तुगरा निस्ब है, यानी उस अवध की सल्तनत जो है उसका क्या है, निशान है, जो वो एक ज़माने में क्या था, इंग्लिस्तान की मलका विक्टोरिया का एक हसीन मुजस्समा लगा हुआ था, है ना। किसका मुजस्समा था? इंग्लिस्तान की मलका विक्टोरिया का। चाहिए तो ये था कि विक्टोरिया के मुजस्समे की जगह जो है हिंदुस्तान के उस अव्वलुल अज़्म मलका का मुजस्समा ही नस्ब किया जाता, जिसके नाम नामी से ये पार्क मंसूब है ना। यहाँ पर होना क्या चाहिए था कि हिंदुस्तान की जो हमारी सबसे अव्वलुल अज़्म यानी कि बहुत ज़्यादा हौसला वाली, बहुत ज़्यादा मजबूत इरादे वाली जो खातून है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम हज़रत महल कह रहे हैं, क्या होना चाहिए था, उसके नाम से जो है ये पार्क जो है क्या होना चाहिए, मंसूब होना चाहिए था। लेकिन मुसलमानों के जो है मजहबी अकायद का लिहाज करते हुए इस परचम के निशान को ही जो है मुनासिब समझा गया, जिसके साए में अर्ज़ हिंद की उस गैरतदार खातून ने विदेशी जबरो इस्तबदाद का 2 ढाई बरस जीदारी से मुकाबला किया और बजाय हथियार डालने के नेपाल की दुश्वार गुजार घाटियों में जिलावतनी की ज़िंदगी को क्या किया, तरजीह दिया। यानी कि हिंदू होना क्या चाहिए था यहाँ पर, विक्टोरिया के मुजस्समे की जगह पर किसका होना चाहिए था, हज़रत महल का मुजस्समा होना चाहिए था। लेकिन जो है इस्लामी कानून के मुताबिक जो है ना, इंसानी मूर्ति जो है नहीं बनाई जा सकती, वो हराम है। तो जिसकी वजह से जो है वहाँ पर सिर्फ उनकी निशानी को ही जो है क्या किया गया है, रखा गया है, उनकी मूर्ति को यानी मुजस्समे को नहीं बनाया गया है। और जो है क्या किया है, वो खातून ने अर्ज़ हिंद यानी ज़मीन की, हिंदुस्तान की जो ज़मीन है, वो कौन खातून है, जो विदेशी जो है, जब खातून की जगह पर क्या होना चाहिए था, हमारी हज़रत महल का होना चाहिए था, जो कहाँ थी, 2 ढाई बरस कहाँ रही वो, मुकाबला किया किससे, अंग्रेज़ों से लड़ा। और लड़ाई करने के बाद जो है उन्होंने जो है एक औरत होके जो है हथियार डाल देती, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाला, बल्कि क्या किया, नेपाल में 2 ढाई साल जो है क्या किया, जिलावतनी की ज़िंदगी को तरजीह दी। जिलावतनी हो गई, यानी कि सब राजपाट अपना सब कुछ यहाँ पर से छोड़ छाड़ के कहाँ चली गई, वो नेपाल चली गई, और वहीं पर जो है बहुत मुश्किल भरी ज़िंदगी उन्होंने गुजर करी। अब इनका असल नाम क्या है, इन्होंने क्या किया है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका असल नाम क्या था, मोहम्मदी बेगम, है ना। हज़रत महल जो है उस नाम से वो मशहूर हुई, उनको शोहरत मिली, लेकिन उनका असल नाम क्या था, मोहम्मदी बेगम। वो इस साहिब इल्मो फ़ज़ल ताजदार वाजिद अली शाह की मलका थी, है ना। वाजिद अली शाह के बारे में हम लोगों ने हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये उनकी खातून, उनकी बेगम थी, है ना, जिससे क्या किया था, अंग्रेज़ों ने अय्याश और ना अहल करार देते हुए क्या किया था, फरवरी 1856 में माजूल कर दिया था। 1856 में क्या किया था, वाजिद अली शाह को कि घर वालों को क्या किया था, घर से बाहर निकाल दिया था, और उनसे राजपाट पूरा सब छीन लिया गया था। अब उनकी जो है 14 साला फर्जिन जो था, बेटा, वो क्या नाम था, ब्रिजेश कद्र को जो है नायब मुकर्रर किया गया, है ना। क्या बना दिया गया उसे, यानी कि नायब बना दिया गया, उनकी पोजीशन से हटा करके। अब वाजिद अली शाह जो है मार्च 1856 में लंदन जाने के इरादे से क्या कहाँ गए, कलकत्ता निकले। कहाँ जाना था उन्हें, लंदन और कलकत्ता के रास्ते होना था उन्हें, या किसी को भी जो है क्या मालूम था कि उनकी रियाया का गम व गुस्सा साल भर की मुद्दत में क्या बन जाएगा, एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यानी वाजिद अली शाह को जो है कहाँ जाना था, इंग्लैंड जाना था, है ना, इंग्लिस्तान जाना था। तो उनको पता नहीं था कि, है ना, उनके जाने के बाद पीछे जो है मतलब इतना गुस्सा और इतना जो है ना तूफान की शक्ल ले लेगा, यानी कि लोगों में, और जो है इतना इस कदर जो है अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तान में जो है हिंदुस्तानियों से यानी कि भीड़ पड़ेंगे, और हिंदुस्तानी यानी कि एक तरीके से हम कहेंगे कि अंग्रेज़ों से भीड़ पड़ेंगी, और जो है क्या इख्तियार कर लेगा। और जिस पर्दा नशीन बीबी और कमसिन शहज़ादे, यानी कमसिन यानी कम उम्र शहज़ादा जो था उनका बेटा, यानी कि खुद क्या करेगा, अंग्रेज़ों ने बेज़रूरत समझते हुए क्या किया था, आज़ाद छोड़ दिया था, यानी कि उनको निकाल दिया था, और उनसे सब कुछ, उनका राजपाट छीन के उन्हें क्या किया था, सड़क पर ले आया था। वही जो है इनके खिलाफ क्या करेंगे, हथियार उठाएंगे। लेकिन उनकी वही जो पर्दा नशीन बीवी और उनका जो बेटा है कम उम्र, वही लोग क्या करेंगे, उन अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठा लेंगे। 10 मई, अब कब की बात हो रही, फरवरी में वो निकले कलकत्ता के लिए, लंदन जाने के लिए कलकत्ता निकले फरवरी में। मार्च में जो है 10 मई 1857 को मेरठ छानवी के, है ना, हिंदुस्तानी सिपाहियों ने क्या किया, बगावत का इल्म बुलंद किया, यानी बगावत का झंडा बुलंद किया। यहाँ पर इल्म का मतलब क्या है, बगावत का झंडा बुलंद किया। और देखते ही देखते क्या हुआ, सारे शुमाली हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या हुई, बगावत शुरू हुई है। शुमाली हिंदुस्तान यानी कि ये मान लो कि हमारा हिंदुस्तान है, और ये ऊपर का जो इलाका है यहाँ का इतना, ये जो था ये हमारा क्या था, शुमाली हिंदुस्तान, है ना। ये भी शुमाल में ही आता है, ये साइड का भी हम शुमाल में ही लेंगे। लेकिन जो है शुमाली हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ लखनऊ की बात हो रही, यूपी और दिल्ली, है ना, हरियाणा पंजाब की, तो ये इस तरफ से,
है ना, बात हो रही है यानी कि। तो इस तरीके से जो है क्या होता है, पूरे शुमाली इलाके में जो है बगावत की जंग छिड़ जाती है अंग्रेज़ों के खिलाफ। और दिल्ली के बहादुर शाह, झांसी की रानी, है ना, लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हज़रत महल, है ना, कौन-कौन, दिल्ली से कौन था, बहादुर शाह ज़फ़र, है ना, झांसी की रानी थी झांसी से कौन था, रानी लक्ष्मीबाई थी, और अवध की से कौन था, बेगम हज़रत महल। ऐसे अशख़ास थे जिन्होंने क्या किया था, इन सिपाहियों की सरबराही की, यानी कि जो सिपाही थे, उनकी फ़ौज के जो थे, वो जो उनके तरफ से लड़ रहे थे, यानी कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों की तरफ से जो लड़ रहे थे, इन सब के ये सब कौन थे? हेड थे, यानी कि कौन? बहादुर शाह ज़फ़र, झांसी की रानी, है ना? और अवध से कौन था? हज़रत महल। और मुल्क भर में क्या कर रहे थे? जंग के शोले भड़कने लगे थे, यानी कि पूरे मुल्क में देखते ही देखते क्या हो गया था? दंगा फैलने लगा था, और हर कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है हथियार उठा लिया था। अब मकसद जो है सबका एक था, क्या था मकसद सबका? अंग्रेज़ हिंदुस्तान से क्या करें? निकाले जाएँ, यानी अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना उनका एकमात्र मकसद बन गया था। और इसीलिए जो है इस तहरीक को क्या नाम दे दिया गया? बगावत या गदर कहना जो है सही नहीं है ना, बल्कि बरतानवी साम्राज्य से टक्कर लेने की ये क्या थी? पहली कोशिश थी, क्योंकि हम इसमें नाकाम हुए थे। भले ही हमारी पहली कोशिश थी और बहुत बड़े पैमाने पर जो है हिंदुस्तानियों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़ने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिलने की वजह से हम इसको जो है कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं मिला पाया हमें, तो इस वजह से बगावत या गदर जो है कहना सही नहीं होगा। लेकिन जो है ये पहली कोशिश जो है हिंदुस्तानियों ने करी थी, यानी हिंदुस्तानियों को अब अकल में बैठ गया था कि अब उन्हें करना क्या है, और अंग्रेज़ जो है उनके साथ में क्या अब तक करते आ रहे हैं। आम तौर से इसे हिंदुस्तान की जो है पहली जंग आज़ादी के नाम से भी जो है याद किया जाता है ना, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी, यानी आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली ये सबसे पहली जंग भी कही जाती है। हज़रत महल की इन सिपाहियों से जब पहली मुलाकात हुई, है ना, तो वो कैसे थी? पर्दे में थी, और सिपाहियों का इसरार क्या था कि हज़रत महल क्या करे, अपने इकलौते बच्चे ब्रिजेश कदर की क्या करे, तख्त नशीनी पर रजामंद हो जाए। यानी कि अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि जिस तरीके से जो है मुगल साम्राज्य चल रहा है उनकी कठपुतली के हिसाब से, उसी तरीके से हज़रत महल भी क्या करे, अपने बेटे को क्या करे, राजगद्दी दे दे, और वो राजगद्दी जो है भले अपने बेटे को बिठा दे, लेकिन वो चला रहा कौन था? अंग्रेज़ चला रहे थे। और यही चीज़ जो है हज़रत महल नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा भले जो है ऐसे देखने के लिए, नाम के लिए जो है मतलब बादशाह बन जाए, लेकिन जो है वो अपने हिसाब से कानून नहीं बना पाए, अपने हिसाब से वो काम नहीं कर पाए, तो फिर ऐसी राजगद्दी का क्या फ़ायदा, है ना? इस वजह से हज़रत महल जो है ये चीज़ इनकार कर रही थी कि मुझे सिर्फ़ जो है दिखावे के लिए जो है तख्त पर सर पर ताज नहीं पहनाना है अपने बेटे को, है ना? अब 5 जुलाई 1857 को ब्रिजेश कदर की जो है तख्त नशीनी अमल में आई, और उनकी माँ राजमाता और जनाब आलिया जो है कही जाने लगी। यानी कि आखिर जो है एक दिन हज़रत महल ने कुछ सोच कर जो है क्या किया, राजगद्दी पर अपने बेटे को बैठा दिया, और बैठाने के बाद जो उसकी माँ होती, यानी कि जिसका बेटा राजगद्दी पर बैठता है, उसकी माँ को क्या कहा जाता है? राजमाता के नाम से बुलाया जाता है, या जनाब आलिया। अब इनकी तदबीर और जोश अमल ने क्या किया, आज़ादी की तहरीक में एक नई रूह फूँक दी। यानी कि इन्होंने जो चीज़ सोच के रखा था कि अगर मैं अपने बेटे को वहाँ बैठा लूँगी तो उसके बाद जो है उसको क्या करना था, है ना? और इसी चीज़ का जो है उसने क्या किया था, फ़ायदा उठा लिया, यानी कि अपने बेटे को वहाँ राजगद्दी पर बैठाया भी, और साथ-साथ में क्या की उसने, तदबीर बनानी शुरू करी, यानी कि क्या बोलेंगे, प्लानिंग करनी शुरू करी कि अब उसे आगे क्या करना है और कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है अब इसी चीज़ का इस्तेमाल करना है ना। 31 जुलाई 1857 को पहला हमला मौलवी अहमदुल्ला शाह की कमान में बेली गारिद पर होता है ना। पहला हमला कहाँ होता है? 31 जुलाई से ये लड़ाई शुरू होती है 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, है ना। अब हमले के रोज़ जो है हज़रत महल को रात भर नींद नहीं आती। हज़रत महल की बहादुरी और जोश का ये आलम था कि बावजूद पर्दे में रहने के कभी हाथी और कभी घोड़े पर निकलती और लड़ने वालों की क्या करती, हिम्मत अफजाई करती। यानी कि ये खुद भी लड़ती, लेकिन जो है अभी लड़ाई शुरू होने से पहले क्या करती, हर लोगों घूम घूम कर कभी घोड़े पर कभी हाथी पर जो है चढ़कर जो है जाती, और लोगों से जो है मिलती, और उनकी हिम्मत बढ़ाती, उनको हौसला देती कि कहीं वो ठंडे ना पड़ जाए, और उनके अंदर जो है इतना जोश रहे कि मतलब वो आखिरी दम तक के क्या करे, अपनी कोशिश में लगे रहे और हथियार ना गिराए, है ना। आलमबाग के मार्के में राजा मान सिंह को उनकी आलमबाग में यानी गैर मामूली शुजाअत के अतराफ़ में इलावो खिलते के फ़र्जिंदे ख़ास का जो है ख़ताब और मलबूस ख़ास से अपना दुपट्टा इनाम में दिया, और वादा किया कि फ़तह याबी पर क्या करेंगे, उससे कुछ बढ़कर दिया जाएगा। राजा मान सिंह को जो है आलमबाग में जब यहाँ जहाँ पर जिस जगह पर लड़ाई हो रही थी, है ना, वहाँ पर राजा मान सिंह को क्या कहा दिया गया था, मलबूस ख़ास दिया। राजा मान सिंह जो है उस जंग में जो है आलमबाग के में उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखाई, और लड़े और लोगों के अंदर इतना जोश पैदा किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें फ़र्जिंदे ख़ास का जो है ख़ताब मिला, और साथ में क्या मिला, मलबूस से ख़ास, यानी कि एक ख़ास लिबास से उनको क्या मिला, एजाज़ मिला, और उसमें क्या दिया गया, उन्हें अपना दुपट्टा दिया गया, और क्या कहा गया कि अगर जब जीत हो जाएगी, यानी फ़तह याबी के बाद, यानी जीत के बाद जो है इससे बढ़कर जो है उनको और भी कुछ दिया जाएगा, ठीक है। अब मेरठ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद
और ग्वालियर, झांसी, कालपी, आगरा, ये सब में क्या हुआ था, आज़ादी की तहरीक के तमाम बड़े मराकज़ जो है अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जा चुके थे। यानी ये जितने इलाके हैं, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, ग्वालियर, झांसी, कालपी, आगरा, ये सब जगह पर जो है अंग्रेज़ क्या हुए थे, जीत चुके थे और हिंदुस्तानियों को मारते हुए, दहाड़ते हुए क्या कर रहे थे, वो आगे बढ़ते जा रहे थे। और अब आखिरी जो है फ़ैसला कहाँ पर होना था, लखनऊ में होना था, जहाँ कहाँ पर जहाँ पर हज़रत महल थी। जहाँ जो है 70-80 हज़ार आदमी क्या कर रहे थे, बहादुरी और इस्तक़लाल के साथ जो है डटे हुए थे। यानी कि इतनी जगह पर जो है वो जान रहे थे कि इतने सारी जगहों पर जो है हम हार चुके हैं और जो है अंग्रेज़ जो है क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों को मारते हुए चीर-फाड़ के आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद भी लखनऊ में जो है 70-80 हज़ार आदमी जो है डट कर जो है अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए अब भी आखिरी दम तक यानी खड़े थे। ये नहीं उन्होंने सोचा कि मतलब जब सब जगह से जो है अंग्रेज़ जो है मतलब आगे आ चुके हैं जीत करके, तो यहाँ पर भी हम लोगों को वो मार के ख़त्म कर देंगे, है ना? ये सोचकर उन्होंने हथियार नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये जो है किसका हौसला दिया हुआ था? हज़रत महल का हौसला दिया हुआ था, है ना? उन्होंने ही जो है क्या किया था, हर किसी के अंदर इतना जोश और इतनी हिम्मत दी थी कि आखिरी दम तक के लड़ने का जो है उनके अंदर जोश पैदा हो गया था। इनको कौमी इज़्ज़त के जो है एहसास ने हज़रत महल नायबुल सल्तनत के इल्म के नीचे जो है शहर में जमा किया था, है ना? ये इनको जो है इन सब 70,000 आदमियों को जो है 80,000 आदमियों को किसने जो है वो खड़ा रखा था? हज़रत महल ने खड़ा रखा था अपने झंडे के नीचे, है ना? ऐसे सरफरोश मुजाहिदों के मुकाबिल अंग्रेज़ों ने जिस फ़ौज को जमा किया था, तादाद और एहतमाम में ऐसा लश्कर-ए-जर्रार कभी एक महाज पर यकजा ना किया गया था। यानी कि इतनी जगह पर जो है इन सारी जगहों पर अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, इतने सारी जगहों पर एक ही दिन में जो है हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों से लड़ भिड़ते हैं और हार जाते हैं। लेकिन जो है 70-80 हज़ार से भी ज़्यादा लोग जो है कहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर हज़रत महल थी और इन्होंने लोगों के अंदर इतना जोश पैदा करके रखा था कि अंग्रेज़ों को उनसे लड़ने के लिए जो है लश्कर-ए-जर्रार यानी बहुत बड़ी फ़ौज जो है इकट्ठा करनी पड़ती इन सबको हटाने के लिए और इन सब से लड़ने के लिए, है ना? इतनी फ़ौज अंग्रेज़ों को कभी इकट्ठा नहीं करनी पड़ी थी, इतने हथियार कभी नहीं इकट्ठा करने पड़े थे। क्यों करने पड़े इतने हथियार? क्योंकि हज़रत महल ने इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया था एक अकेली खातून ने, है ना? और इतना बड़ा जो है फ़ौज जब उन लोगों ने अंग्रेज़ों ने खड़ा किया, तब जाके वो जो है यहाँ पर हरा सके। शुरू मार्च में जो है क्या होता है 1858 में शुरू मार्च 1858 में ज़माना हज़रत महल के लिए जो है बड़ी आज़माइश का ज़माना था। 1858 का ज़माना जो था मार्च में, इनके लिए बड़ी आज़माइश था। दिलकुशा, कदम रसूल, बेगम कोठी, है ना? सिकंदर बाग, मोती महल, शाह नजफ़, कैसर बाग, हर तरफ मौत का जो है बाज़ार गर्म था और ये जानते हुए भी कि सबसे ज़्यादा हमले का रुख जो है चौल्की की जानिब है। हज़रत महल किसी तरह चौल्की छोड़ने का जो है नाम ना लेती थी। उनकी सलाहकारों ने जो है उनको सलाह भी दिया। यानी कि 1858 में जो है सबसे ज़्यादा जो है इनकी आज़माइश हुई कैसे? क्योंकि ये सारे जो इलाके थे, है ना? अगल-बगल के जो छोटे-छोटे गाँव थे, है ना? दिलकुशा, कदम रसूल, है ना? बेगम कोठी, सिकंदर बाग, है ना? ये सारे नाम जो अभी हम यहाँ पर है, ये सारे इन सब पर क्या हो रहा था, हर तरफ जो है अफ़रा-तफ़री का माहौल था। कैसे? क्योंकि हर तरफ हिंदुस्तानियों की लाशें जो है गिर रही थी और अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, उनके ऊपर फ़तेह-याब हो रहे थे, यानी कि जीतते जा रहे थे, है ना? उसके बाद भी अब आखिरी और सबसे बड़ा हमला कहाँ पर होने वाला था? चौल्की में, यानी जहाँ पर हज़रत महल थी, उस पर्टिकुलर जगह पर होने वाला था। लेकिन जो है इनके सलाहकार जो है इनको समझा रहे थे कि वो यहाँ से जो है निकल जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है हज़रत महल जो है वहाँ से छोड़कर जाने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने ही हर किसी को खड़ा किया था, उन 70-80 हज़ार लोगों को, और इस वजह से जो है वो उनके साथ वहाँ खड़े रहना चाहती थी, भले उनकी जान चले जाए, लेकिन जो है वो उनका साथ छोड़ के वो गाँव से भागना नहीं चाह रही थी। एक रोज़ उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इनके इस्तक़लाल में जो है कोई फ़र्क नहीं आया। यानी कि उनके जो है सलाहकार जो थे, जो उनके करीबी थे, है ना? जो उनसे करीबी थे, वो जो है उनको आके समझाते भी थे कि आप जो है चले जाइए, लेकिन यहाँ पर जो है हम वो लोग मतलब सब लोग सँभाल लेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। इन सब चीज़ों का भरोसा दिलाने के बाद भी जो है वो नहीं मानी और वो वहीं पर खड़ी रही, है ना? पसपाई और मंजरी का सिलसिला जो है शुरू हो गया था। पसपाई यानी पीछे हटने का सिलसिला, है ना? यानी कि अब हर कोई जो है क्या चाह रहा था कि जब हर जगह जो है इतने दंगे हो गए और इतने हिंदुस्तानी हमारे मारे जा रहे हैं और हम हारने की कगार ही पर है बस, और जो है यहाँ पर भी जब अगर अंग्रेज़ घुस जाएँगे तो यहाँ पर भी हमारी सिर्फ़ गर्दन गिरने वाली है ना? अब ये चीज़ जो है हर किसी को समझ में आ गई थी, तो हर कोई क्या सोच रहा था कि चलो छोड़ो ठीक है, मतलब पीछे हट जाते हैं ऐसे। और हर कोई जो है इसी बात में जो है क्या कर रहा था, मंजरी यानी जासूसी करने लगा था कि हर किसी का मतलब मन जान रहा था कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है, इस तरीके से। और जदीद तरीन असलहा से लैस अंग्रेज़ी फ़ौजें जो है शहीदों और ज़ख्मियों को रौंदती हुई अपना परचम लहराती जो है चली आ रही थी। हर तरफ अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों को मारते हुए, कुचलते हुए। और जदीद तरीन असलहा यानी कि हथियार होता है ना? असलहा यानी कि हथियार, और जदीद तरीन यानी नए ज़माने का। कल ही हम लोगों ने शायद पढ़ा है, जदीद यानी नया और कदीम यानी कि पुराना। तो नए तरीके का जो नए तरीके के जो औज़ार थे वो अंग्रेज़ों ही के पास थे, है ना? हिंदुस्तानियों के पास नहीं थे। और वही उन हथियारों का इस्तेमाल करके क्या कर रहे थे, शहीदों के जो उनके ऊपर और जो ज़ख्मी थे उनके ऊपर क्या कर रहे थे, एकदम रौंदते हुए जो है आगे बढ़ते आ रहे थे। अब हज़रत महल को मुदाफ़ियत से रोकने की खातिर
यानी कि पीछे हटने के लिए जो है उनको रोकने के लिए अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, सपा सालार जनरल ऑट्रम ने क्या करी थी, पहली कोशिश की थी कि शुजाउद्दौला के ज़माने का अवध क्या किया जाएगा, उनको वापस किया जाएगा। यानी कि उनके शौहर जहाँ पर रहते थे उस जगह को, अवध को जो है क्या किया जाएगा, शुजाउद्दौला का जो अवध था वो पूरा इलाका जो है उनको दे दिया जाएगा। किसको? हज़रत महल को। लेकिन क्या चाह रहे थे अंग्रेज़, कि वो पीछे हट जाए, क्योंकि कहीं न कहीं अंग्रेज़ों को भी डर था कि हज़रत महल ने जिस तरीके से लोगों के अंदर जोश वलवला पैदा किया है, तो शायद इसमें उनका भी नुकसान होता, यानी उनके अंग्रेज़ भी जो है मारे जा सकते थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया, जंग करने से पहले हज़रत महल को ये ऑफ़र दिया कि पूरा अवध जो है क्या किया जाएगा, उनको सौंपा जाएगा, बश तरीके जो है जंग मौकूफ़ की जाए, लेकिन शर्त क्या है कि ये जंग यहीं पर आप रोक दें। जनाबे आलिया ने ऑर्डरम की जो है पेशकश को जो है जवाब के काबिल भी नहीं समझा, है ना? यानी कि उसने इस जवाब का, उसने जो खत लेकर भेजा था, तो वो जवाब के इंतज़ार में था, लेकिन इन्होंने जो है जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ये इतना पुख्ता इरादा कर चुकी थी कि वो जंग से कभी भी पीछे हटने वाली नहीं है। ऑर्डरम का जो है दूसरा सुलहनामा, जिसमें वाजिद अली शाह की सल्तनत जो है वापस करने का वादा था, बस तरीका ये कि जंग से बाज़ आ जाए। अब दोबारा से अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, वापस से खत लिख रहे हैं कि अब जो है हम अवध के साथ-साथ में जहाँ वाजिद अली शाह की जो सल्तनत है, वो पूरा सल्तनत हम आपको वापस करना चाहते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आप जंग से अब भी वापस हो जाए। लेकिन हज़रत महल को इस वक़्त मिला जब वो अपनी मुंतशिर फ़ौजों को लखनऊ में ही रोक लेने के लिए था कि किसी और मुकाम का रुख ना करें। इनको वहीं घर बैठे 25,000 रुपए माहवार वज़ीफ़ा मिलेगा। हज़रत महल ने इसकी भी परवाह नहीं की, और साथ-साथ में क्या कहा उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने, कि उनको घर बैठे-बैठे जो है 25,000 माहाना जो है उनको रकम मिलेगा, और साथ-साथ में अवध भी मिलेगा, साथ-साथ में वाजिद अली शाह की पूरी सल्तनत मिलेगी। लेकिन जो है उसके बावजूद हज़रत महल जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी, है ना? जंगे जीत लेने के बाद मलका विक्टोरिया ने आम माफ़ी का ऐलान किया, है ना? जब जंग जो है जीत ली, तो मलका विक्टोरिया ने क्या किया, आम माफ़ी माँगने का जो है ऐलान करती है, और हज़रत महल ने जंग हारी थी, है ना? यानी हज़रत महल जो है जंग हार गई, और मलका विक्टोरिया जो है, यानी कि अंग्रेज़ की जो उस वक़्त जो जनरल होगी, वो जो है जीत जाती है। और उसके बाद, है ना, हिम्मत नहीं हारी थी लेकिन इन्होंने, है ना, भले जंग जीती थी लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी इन्होंने, आखिरी दम तक अपनी आर्ज़ी फ़रूदगाह लौंदी से ही क्या करी थी, उन्होंने अपनी जवाबी फरमान में मलका विक्टोरिया की पेशकश को ठुकरा दिया, और गुलामी कबूल करने के बजाय क्या किया, बराबर लड़ते रहने और बेवतनी की ज़िंदगी बसर करने को क्या करी थी, इन्होंने तरजीह दी थी। यानी कि अपनी आर्ज़ी को क्या, जो अंग्रेज़ों की जो आर्ज़ी उन्होंने लगाई थी कि वो उन्हें ऐसे-ऐसे देना चाहते हैं, लेकिन जो है क्या करें, वो पीछे हट जाए जंग से, लेकिन उन्होंने जो है क्या किया, उनके खत का जवाब देना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, और साथ-साथ में क्या किया, उन्होंने गुलामी कबूल करना चाहा, लेकिन जो है उनके साथ हाथ मिलाना उन्होंने पसंद नहीं किया, और साथ-साथ हमेशा जो है आखिरी वक़्त तक क्या करी, अंग्रेज़ों से लड़ती रही। आखिर में नवंबर 1859 को आखिर तक जो है हज़रत महल अवध की शुमाली सरहद से अंग्रेज़ी छानवियों से क्या किया, छानवियों पर छाया मार दस्तों का इंतज़ाम करती रही। लेकिन जब तहरीक ने दम तोड़ दिया, तो दोनों माँ बेटे क्या हुए, अपने बच्चे कच्चे फ़िदाइयों के साथ कहाँ चली गई, नेपाल चली गई, और एक मुद्दत तक अंग्रेज़ों की कोशिश रही कि क्या करे, वो वापस आ जाए। यानी कि ये क्या करी, जब बहुत दिनों तक जो है ये कोशिश में लगी रही वापस से लोगों को जो है एकजुट करने के लिए, लड़ने के लिए, लेकिन जो है जब पूरी तरीके से हिंदुस्तान में पूरी बर्बादी हर जगह हो गई, लोगों के लाखों लोग, हज़ारों लोगों की जब जान चली गई, है ना? तो बहुत देर इन्होंने बहुत साल इंतज़ार करने के बाद आखिरकार क्या करती है, अपने बेटे के साथ और कुछ फ़िदाइयों के साथ, अपने कुछ साथी यारों के साथ में क्या करती है, नेपाल चली जाती है। और अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत रही वापस के उनको बुला लिया जाए, है ना? लेकिन और एक अंग्रेज़ मुसव्विर ने, यानी कि एक अंग्रेज़ पेंटर था जो मतलब पेंटिंग करना बहुत अच्छे से जानता था, जो ब्रिजेश कदर की क्या करा, तस्वीर खींचने गया था, है ना? और ये पैगाम भी साथ में लेके गया कि बेगम साहिबा फैज़ाबाद, लखनऊ जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकती है, और वज़ीफ़े के अलावा जो है एहतराम शाहाना भी किया जाएगा। यानी जो आपको वज़ीफ़ा देने का बात हुआ था 25,000 माहाना, वो भी दिया जाएगा, और साथ में एहतराम शाहाना यानी कि शाही एहतराम भी दिया जाएगा। लेकिन जो है हज़रत महल जब तक ज़िंदा रही, है ना खुदाई और ना ब्रिजेश कदर ही वापस आए, यानी अपने बेटे को भी कभी वो नहीं भेजी। और खंडमंडू की जो है हिंदुस्तानी मस्जिद इसी परदेसी मलका की यादगार है, और इसी में जो है उनकी अब्दी आरामगाह भी है। काठमांडू यानी कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू, उसमें हिंदुस्तान की जो एक मस्जिद बनाई गई, किसके नाम से, हज़रत महल के नाम से, और इसी परदेसी मलका की जो है, यानी कि ये जो हज़रत महल है, इनकी यादगार में ये बनाया गया था, और यहीं पर जो है इनकी अब्दी आरामगाह है, यानी हमेशा वो जो है उनकी, यानी कि कब्र आज भी वहीं पर मौजूद है ना? ये कहानी को किसने लिखा है, मिर्ज़ा कोकब कद्र ने, और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसके सवाल जवाब हम दूसरे वीडियो में करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर